Hello student, welcome back to our channel Instant Learning. So today's topic is Industrial Revolution. तो पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे. The Industrial Revolution began in the 18th century in Great Britain. Industrial Revolution जो था वो 18th century में Great Britain में से स्टार्ट हुआ था. It is also known as the First Industrial Revolution. इसको हम First Industrial Revolution से भी जानते हैं. This transition included going from hand production method to machines. ये जो पीरियड था उसमें जो पहले होता ये था कि सब चीज़ जो सारी चीज़ें थी, कपड़ा हो या फिर कोई सा भी चीज़ हो, कोई भी मटेरियल हो, वो लोग हाथ से बनाते थे. तो ये जो फेज़ आया उसमें ये चीज़ चेंज आया, जो हाथ से बनाते थे उसके बाद वो मशीन से बनाना शुरू कर दिए थे. लोगों के पास मशीन आ गया था. न्यू केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड आयरन प्रोडक्शन process the increasing use of water power and steam power. लोग के पास न्यू केमिकल मैन्युफैक्चरिंग आयरन प्रोडक्शन प्रोसेस जो था वो बढ़ने लगा था स्टीम पावर और वाटर पावर की यूज़ से. द डेवलपमेंट ऑफ मशीन टूल्स एंड द राइज ऑफ द मैकेनाइज्ड फैक्ट्री सिस्टम. जो मशीन टूल्स थे उनका डेवलपमेंट होने लगा और मैकेनाइज्ड फैक्ट्री सिस्टम जो है वो राइज करने लगा था. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज द फर्स्ट टू यूज़ मॉडर्न प्रोडक्शन मेथड्स एंड टेक्सटाइल बिकम द डोमिनेंट इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट्स एंड कैपिटल इन्वेस्टेड. जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कपड़ा बनाने की जो इंडस्ट्री थी, वो सबसे पहले जो है सो मॉडर्न प्रोडक्शन में वो सबसे पहले इस मेथड को यूज़ करता है. और जो कपड़ा बनाने का जो इंडस्ट्री है वो सबसे डोमिनेंट इंडस्ट्री बनता है, सब पे हावी होने वाला, सबसे ऊपर तो वो बनता है. इन द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के टर्म में वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसका जो आउटपुट आता था वो भी बहुत बढ़िया आता था. एंड कैपिटल इन्वेस्ट, इससे जो पैसे आते थे वो भी बहुत ही अच्छे आते थे. तो सबसे बढ़िया उसमें रहा था टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कपड़ा बनाने की मशीन होती है वो, जो इंडस्ट्री होती है वो. ग्रोइंग पॉवर्टी ऑन वन हैंड एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन वाज द अनदर कॉज टेंशन बिटवीन द वेरी रिच एंड द पुअरेस्ट पीपल विद इन सोसाइटी. इसके साथ साथ जो पॉवर्टी है वो बढ़ते जाता है और पॉपुलेशन भी बढ़ते जाता है, गरीबी भी बढ़ता है और पॉपुलेशन भी बढ़ता है. इस वजह से जो है जो रिच और पुअर, उन दोनों में जो रिच पीपल होते हैं और जो पुअर पीपल होते हैं सोसाइटी के, इन दोनों में ना जो बहुत सारा टेंशन का ये बहुत बड़ा कारण बन जाता है. दिस टेंशंस वेयर समटाइम्स वॉलंटरी रिलीज्ड एंड लीड टू फिलोसफिकल आइडियाज सच एज सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म. वो ये जो टेंशन है ना, ये बहुत टाइम ना बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है और इस आइडिया पे, सोशलिज्म और कम्युनलिज्म के आइडिया पे ये टेंशन जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है गरीब और अमीर लोगों के बीच में. द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन ग्रेट ब्रिटेन एंड मेनी ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एंड आर्कियोलॉजिकल इनोवेशन वेयर द ब्रिटेन ऑरिजिन. जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो ग्रेट ब्रिटेन में ही होता है और उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजिकल और आर्किटेक्चरल इनोवेशन भी होता है ब्रिटेन में. द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मार्क्ड अ मेजर टर्निंग पॉइंट्स इन हिस्ट्री. जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो जो है जो बहुत बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है हिस्ट्री का. उसके बाद तो फर्स्ट पॉइंट है population increase. The Industrial Revolution was the first period in history during which there was increase in both population and per capita income. Industrial Revolution जो था वो फर्स्ट पीरियड है हिस्ट्री का जिसमें कि जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ता है और जो कैपिटल इनकम है, जो पैसे हैं वो भी बढ़ते हैं, दोनों ही साथ साथ बढ़ता है. According to Robert Hughes, the population of England and Wales, which had remained 6 million from 1700 to 1740. According to Robert, इनके अकॉर्डिंग द पॉपुलेशन इंग्लैंड का जो और वेल्स का जो पॉपुलेशन है
वो 1700 से 1714 तक जो है वो 6 मिलियन होता है। आफ्टर 1714 द पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड हैड मोर दैन डबल्ड फ्रॉम 8.3 मिलियन इन 1801 टू 16.8 मिलियन इन 1805। उसके बाद जो आफ्टर 1714 के बाद इंग्लैंड का जो पॉपुलेशन है वो डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। 8.3 मिलियन होता है 1801 में, और उसके बाद सीधे 16.8 मिलियन हो जाता है 1850 तक। इतने दिन में पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है वैसे वैसे कैपिटल इनकम भी बढ़ता है। एंड बाई 1901 हैड नियरली डबल्ड अगेन टू 30.5 मिलियन, और 1901 में फिर और डबल बढ़ता है जो 13.5 मिलियन हो जाता है, बढ़ के डबल होके। यूरोप पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम अबाउट 100 मिलियन इन 1700 टू 400 मिलियन बाई 1900। यूरोप का जो पॉपुलेशन होता है वो भी बढ़ता है, जो कि 1700 में जो 100 मिलियन होते हैं, सो 1900 में आते आते 400 मिलियन हो जाते हैं। और फिर सेकंड पॉइंट है हमारा अर्बनाइजेशन। The growth of the modern industry since the late 18th century led to massive urbanization and the rise of new great cities, first in Europe and then in other regions. जो मॉडर्न इंडस्ट्री जो होती है 18th सेंचुरी में, जो मॉडर्न इंडस्ट्री जो होती है वो बढ़ने की वजह से लोग गांव से शहर में उठ के जाने लगते हैं, और इस वजह से भी ना नए नए शहर भी बनने शुरू हो जाते हैं। पहले लोग क्या थे कि वो लोग गांव में रहते थे, और अब जो है सो गांव से 50% लोग जो है वो उठ के शहर की ओर जाने लगते हैं, सिर्फ काम लेने की वजह से, काम ढूंढने की वजह से, क्योंकि शहर में इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, नया नया मशीन आता है, तो इस वजह से इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो लोगों को जॉब चाहिए, उनको इनकम चाहिए उनका, तो इस वजह से वो गांव से शहर की ओर बढ़ने लगते हैं 18th सेंचुरी में। और उसी वजह, और ये भी एक वजह होता है कि नया नया जो सिटीज़ है, जो नया नया शहर है वो भी बनना शुरू हो जाता है, पहले यूरोप में और उसके बाद अलग अलग कंट्रीज़ में। In 1800, only 3% of the world's population lived in cities compared to nearly 50% by the beginning of 21st century. 1800 में जो है जो पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन के सिर्फ 3% लोग ही सिटीज़ में रहते थे, शहर में रहते थे, बाकी सब जो है वो गांव में रहते थे। और 21st सेंचुरी तक, बिगनिंग ऑफ 21st सेंचुरी के स्टार्टिंग तक जो 50% लोग हैं वो सिटीज़ में रहने लगे थे, वो सब लोग सिटीज़ में सेटल हो गए थे। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का यहाँ बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। सो थर्ड पॉइंट इज़ लेबर कंडीशन। अब हम जानेंगे कि लेबर का क्या कंडीशन था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। ऑर्डिनरी वर्किंग पीपल फाउंड इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट इन मिल्स एंड फैक्ट्रीज़। जो ऑर्डिनरी वर्किंग पीपल थे उनके लिए ना बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ आने लगा था ये कमाने का, मिल्स में और फैक्ट्रीज़ में। बट दिस वेयर ऑफ्टन अंडर स्ट्रिक्ट वर्किंग कंडीशंस विथ लॉन्ग आवर्स ऑफ लेबर डोमिनेटेड बाय अ पेस सेट बाय मशीन्स। पर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट वर्किंग कंडीशन था कि उनको बहुत ही लंबे समय तक काम कराया जाता था, और पैसा उनको उतना ही दिया जाता था, कम ही दिया जाता था, और काम उनसे बहुत ही लंबे समय तक कराया जाता था। As late as 1900, most industrial workers in the United States worked a 10-hour day, 12-hour day in steel industry. It earned 20 to 40% less than the minimum demand necessary for a decent life. लेट 90s में जो है जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे यूनाइटेड स्टेट के, वो उनसे 10 घंटे दिन का काम कराया जाता था, और स्टील इंडस्ट्री में तो 12 घंटे काम कराया जाता था, और उनको 20 to 40% कम पैसे दिए जाते थे। जो उनका जो डिमांड था उससे 20 to 40% कम दिए जाते थे उनको। जो उनके एक डिसेंट लाइफ का डिमांड था उससे 20 to 40% कम उनको मिलता था। तो नेक्स्ट पॉइंट है चाइल्ड लेबर।
There was still limited opportunity for education and children were expected to work. वहाँ ना बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटी था बच्चों के लिए एजुकेशन का। उनसे भी काम का एक्सपेक्टेशन था, उनसे काम कराया जाता था, बिना पढ़ाने की वजह उनसे काम करवाया जाता था। Employers could pay a child less than an adult even though their productivity was comparable. जो एम्प्लॉयज़ होते थे उनको कम पैसे दिए, बच्चों को है ना जो कम पैसे देते थे अडल्ट के मुकाबले, और काम जो है वो उनसे इक्वल ही कराते थे, एकदम कंपटीशन में काम कराते थे, पर जो पैसे होते थे वो उनको बहुत कम ही पे करते थे बच्चों को। In England and Scotland in 1788, 2/3 of the workers in 143 water-powered cotton mills were described as children. इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में 1788 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में 2/3 ऑफ द वर्कर्स जो 143 वाटर पावर्ड कॉटन मिल्स में काम करते थे वो बच्चे ही थे। Child labor existed before the Industrial Revolution, but with the increasing of population and education it became more visible. Child labor जो है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले भी था, पर ये पहले उतना सामने नहीं आया था, उतना दिखता नहीं था। ये दिखना तब शुरू हुआ जब ये पॉपुलेशन भी बढ़ने लगा था और एजुकेशन का डिमांड बढ़ने लगा, तो तब ये बहुत ज़्यादा विजिबल हो गया था। चाइल्ड लेबर लोगों को दिखने लगा था, पता चलने लगा था। सो लास्ट टॉपिक इज़ इफ़ेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से इन्वायरमेंट पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ये देखते हैं। द ओरिजिन ऑफ द इन्वायरमेंटल मूवमेंट ले इन द रिस्पॉन्स टू इंक्रीजिंग लेवल ऑफ स्मोक पॉल्यूशन एंड द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान जो है तो तब बहुत सारी फैक्ट्री आई थी, बहुत सारे मशीन बने थे, तो इस वजह से जो है और बहुत सारे नए काम भी शुरू हो गए थे, तो इस वजह से जो है जो पॉल्यूशन है वो एटमॉस्फेयर पे स्मोक पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ने लगा था, उसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो गया था। लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन rose during the Industrial Revolution, sparking the first modern environmental law to be passed in the mid-19th century. जो पॉल्यूशन था, जो एयर पॉल्यूशन था, उसका लेवल बढ़ने की वजह से फर्स्ट मॉडर्न एनवायरमेंटल लॉ जो है वो पास किया गया था mid-19th सेंचुरी में। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आज ये कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक के रिगार्डिंग, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सो थैंक यू।